वो लाहौर के मरूफ और महंगे तरीन होटल सिटी किंग का लग्जरियस रूम था, जिसमें इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े और मायानाज बिजनेस टाइकून अल्तमश सुल्तान अफंदी के दोनों बड़े सपूत बाजिल और शाजिल मौजूद थे। उसके कमरे में इस वक्त वो भी मौजूद थी जो बचपन से लेकर अब तक उनकी क्राइम पार्टनर रही थी, जिसने अपना सारा बचपन उनके साथ ही गुजारा था। वो उनकी फुप्पो मासूमा की सबसे छोटी और लाडली बेटी एजल जावेद थी। बचपन से लड़कपन तक पहुँचते कब शाजिल सुल्तान को अपने दिल में जगह दे बैठी उसे खुद भी नहीं पता चला, लेकिन वो जानती थी बाजिल और शाजिल ने तीनों की दोस्ती के दरमियान एक हदबंदी कायम कर रखी है। बाजिल और शाजिल उसे अपनी दोस्त, अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करते आ रहे थे। जिस दिन उसने ये हदबंदी तोड़कर कोई ऊंच नीच की, वो दोनों उसी दिन ये दोस्ती ख़त्म करने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। इसीलिए कभी उसने अपने दिल में छुपी फीलिंग्स शाजिल के सामने जाहिर ना की थी। अब भी वो ब्लैक जीन्स के ऊपर बेबी ब्लू टी शर्ट पहने चिंगम चबाते कब से उन दोनों को सर जोड़े आपस में गुफ्तगू करते देख खुद पूरी तरह बोरियत का शिकार हो रही थी। जबकि वो दोनों ग्लास टेबल पर कुछ पेपर्स, कुछ तस्वीर, ये ख़ानदान का तमाम बायोडाटा अपने जेली आईडी कार्ड सामने रखे सर जोड़े बैठे थे। आखिर आप लोग करना क्या चाहते हो? आर यू बोथ कुकिंग समथिंग? वो बेदारगी से बोलती उनके करीब चली गई, मगर उनकी महवियत में कोई फ़र्क नहीं आया था। बिग बनी यार, बाजिल से हम कलाम हुई थी, जो बहुत पुरस्रार और खौफनाक सी संजीदगी खुद पर ओढ़े इन पेपर्स को गौर से देख रहा था। इस प्लान में मुझे भी शामिल करो, नहीं तो आपके प्लान का पॉट यानी हांडी पी चौराहे कसरे सुल्तान में फूट सकता है। उसने बिला झिझक खुलेआम उन्हें धमकी दी थी। तब बाजिल ने एक अचटती सी नज़र उस पर डाली थी। शट अप हनी एंड लिसन वेरी केयरफुली। आ तो ये बात की, आइंदा ये बात सोचना भी मत। तुम पूरी फैमिली की नज़र में अभी दुबई में हो, समझी? हम इसलिए तुम्हें सबसे छुपा कर बगैर बताए पंजाब नहीं लाए कि तुम इस राह में धमकाओ। बाजिल सुल्तान का खरदरा से लेजा काफ़ी कुछ बावर करवाता था, इसलिए हनी ने कंधे उचकाए। अच्छा फिर अपने प्लान में तो शामिल कर लेना बने यार। उसने भी उनके कंधे से लटक कर अपना सर उनके साथ जोड़ा था। शाजिल ने एक सर से सांस अपने अंदर खींची। ये प्लान नहीं, रिवेंज है। ऐसा बदला और इंतकाम जिसमें शख्स को अपनी बेकसूर बहन को सारी ज़िंदगी रुलाने की ऐसी सज़ा मिलेगी कि इसकी रूह तक कांप उठेगी। इस रिवेंज में किसी का खून नहीं बहेगा, बल्कि खून के आंसू बहेंगे। जान नहीं जाएगी, मगर नाम नहाद इज्जत और गैरत के नाम पर एक मासूम लड़की को सारी ज़िंदगी खून के आंसू रुलाने और अपनों से हमेशा के लिए दूर करने पर इज्जतें और पगड़ियाँ उछाली जाएंगी। इस आदमी को हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बाजिल ने टेबल से एक तस्वीर उठाकर अपने सामने लहराई थी, जिसमें एक खूबरू मगर बावकाल सा शख्स डार्क ब्राउन शलवार कमीज के ऊपर हमरंग वेस्ट कोट पहने स्याह मर्दानी शाल कंधों पर ओढ़े हुए था। तस्वीर में मौजूद शख्स की शहद रंग आंखें जानी पहचानी थी, लेकिन बाजिल अल्तमश सुल्तान के अस्तों से फुनकार लिए लहजे में इस कदर नफरत और बरूदत थी कि एक मरतबा तो हनी को भी झरझरी महसूस हुई। ये दोनों थे तो बेतहाशा सॉफ्ट स्पोकन, नरम, जिंदा दिल, मेहरबान से थे। ये अचानक इनको हो क्या गया था, उसे समझ ना आई। ये है कौन शाजिल और इसने क्या किया है? हनी सारी हकीकत जान लेना चाहती थी। तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने हमें सारी हकीकत बताई। आंटी ने बताया इस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ हमारी मम्मा के हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मम्मा के ऊपर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें हमारी नानों और अपनों से दूर कर दिया और सारी ज़िंदगी के लिए अपनी फैमिली से बेदखल कर दिया। कभी मम्मा को अपनी मम्मा से मिलने नहीं दिया ताकि मम्मा को कभी उनके हिस्से की ज़मीनें ना देनी पड़े। इतना लालच, इतना घटियापन, बहुत बुरा किया। अभी अपने किए हर अमल का तावान भरेगा, वो भी सूर समेत। शाजिल ने नफरत और हकारत से कहा था, जबकि इन अजीबो गरीब इंकशाफात पर वो शशतर रह गई। तो क्या ममानी जान से इन बातों की तस्दीक की आप लोगों ने? एजल ने संजीदगी से इन दोनों की जानिब देखते पूछा था। इन दोनों ने चूक कर उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी वो बात की इस पहलू पर भी सवाल करेगी। टू बी वेरी ऑनेस्टली, वो मेरी मामा है, इसलिए उनके बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये भी कि वो अक्सर ममानी जान के हवाले से अक्सर बातों में सच झूठ की मिलावट करती पाई गई हैं। रूमी यानी एजल की बड़ी बहन से, पापा से अक्सर बातें सच झूठ की मिलावट करके बयान करती हैं। वो तो मेरा सारा बचपन कसरे सुल्तान में ममानी जान के साथ आप लोगों के साथ ना गुजरा होता तो मुझे भी हकीकत का अदराक ना होता।
एज़ल ने शायद ज़िंदगी में पहली मरतबा काफ़ी बुर्दबारी और मैच्योरिटी का मुजाहरा किया था, मगर पहली मरतबा ही उसकी बात को नकार दिया गया था। बट वो इस मामले में हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? बचपन से लेकर आज तक अपने ननिहाल के बारे में, मम्मा की बेनाम उदासी और आंसुओं के बारे में मम्मा पापा से लाखों बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, ना वो हमें कुछ बताने वाले हैं। इस रात से पर्दा आंटी ने उठाया है। वो जो फैमिली में मम्मा के मुतालिक झूठ सच बोलती है, उनमें उनका कोई ना कोई मुफाद छुपा होता है। हमारे ननिहाल के बारे में झूठ बोलने में उनको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? बाजिल ने डायरेक्ट एज़ल की आंखों में झांक कर पूछा, तो वो भी लाजवाब हो गई। पॉइंट। लेकिन आप लोग ये रिवेंज आखिर लोगे कैसे? ये तुम हम पर छोड़ दो। दुश्मन के इलाके में बल्कि घर में घुस कर उसको जलील करने का इरादा है हमारा। शाहजल का इत्मीनान काबिल दीद था। और वो तो इतने ही बेवकूफ़ होंगे जो इतने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को पहचानेंगे ही नहीं, है ना? इस मामले में भी कुदरत हम पर कुछ ज़्यादा मेहरबान है हनी। शायद वो भी चाहती है हम ये इंतकाम लें, और ऐसे लें कि दुश्मन की 7 नस्लें याद रखें। उनके इलाके में इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिश, टीवी, केबल जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम कोई एहतियाती तदाबीर अख्तियार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अंदर बाहर का कोई एक आदमी भी हमें पहचान ना पाए, इसलिए हम अपना गेटअप बिल्कुल चेंज कर देंगे। वो अपना अगला लाहे अमल बताने लगा। रिवेंज क्या है? अब उसे इस सब में बेहद दिलचस्पी होने लगी थी। रास्ते में बताते हैं चलो। शाहज़ेल अपनी जगह से उठा था। अरे पर जा कहाँ रहे हैं हम लोग? वो चिल्लाई, मगर उन्होंने सुना नहीं था। खिज़रान पिछले कई महीनों से एक ना ख़त्म होने वाली जंग लड़ रही थी। कभी वो हंसती बात करती, फिर अचानक खामोश हो जाती, जैसे कोई लफ्ज़ जहन से निकल गया हो। कभी किसी चीज़ को हाथ में लेकर भूल जाती कि ये किसके हाथ में दिया था या कहाँ रखा था। अक्सर सुबह के वक़्त ऐसा लगता जैसे दिमाग में किसी ने हज़ारों कांटे चुभो दिए हों। रातों को वो डर से जाग उठती और अपने बाबा के पास जाकर कहती, बाबा मेरे सर में आग लगी हुई है, मैं क्या करूं? ज़ुल्फ़ाम आलमगीर उसे तसल्ली देता था, मगर दिल में खौफ ने डेरे डाल रखे थे। आखिरकार एक दिन जब ख़ज़रान बात करते करते रुक गई और भूल गई कि वो क्या कहना चाहती थी, तो ज़ुल्फ़ाम का ज़ब्त टूट गया। उसने फ़ैसला किया कि अब मज़ीद ताख़ीर मौत को दावत देने के मुतरादिफ़ है। ज़ुल्फ़ाम उसे इस्लामाबाद लाया ही इसी वजह से था कि यहाँ आकर उसका दोबारा चेकअप करवा सके। मेहमान लोग जब घर पहुँचे तो ज़ुल्फ़ाम, फ़ज़ल बख्श और खिज़रान पहले ही खाना वगैरह खा चुके थे। आराम करने के बजाय वो पहली फुर्सत में उसे शहर के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन के पास लाया था। ये 1 माह पहले की बात थी जब ज़ुल्फ़ाम उसे इस्लामाबाद लाया था और उसके चेकअप के बाद उन्हें वो अनदोना खबर मिली थी। गाड़ी में बैठी खिज़रान गहरे ख्याल में खो गई। वो दिन याद करने लगी जब उसके सर पर एक पहाड़ जितना सामान गिरा था। ये वो दिन था जब अस्पताल पहुंचकर खिज़रान जो चट्टानों जितना हौसला और सब्र रखती थी, एक मरतबा तो वो भी यहाँ का माहौल देखकर घबरा सी गई। हर तरफ मरीज, व्हील चेयर्स और बेहिस्सो हरकत चेहरे। खिज़रान ने ज़ुल्फ़ाम आलमगीर का हाथ सख्ती से थाम रखा था। चंद टेस्ट और स्कैन के बाद रिपोर्ट्स डॉक्टर के सामने रख दी गईं। कमरे में खामोशी छा गई, या मौत का सा सन्नाटा। ज़ुल्फ़ाम को समझ न आई। डॉक्टर ने कागजात पर नज़र दौड़ाई। ज़ुल्फ़ाम साहब, आपको हौसला रखना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक खिज़रान को ब्रेन ट्यूमर है और ये दूसरे मरहले पर है। दुनिया जैसे लम्हे भर को रुक गई। ज़ुल्फ़ाम का दिल सीने में डूबने लगा, जैसे कलेजा फट कर मुँह को आया था। ज़ुल्फ़ाम आलमगीर ने गैर इरादी तौर पर अपने जिगर गोशे का हाथ और सख्ती से थाम लिया, जबकि वो जिसके बारे में सब कुछ कहा जा रहा था, वो गुमसुम चेहरे पर सर्दो सपाट से तासरात सजाए बड़ी बहादुरी से बैठी ये गुफ्तगू सुन रही थी। डॉक्टर साहब, कितना वक्त है मेरे पास? खिज़रान, ये सच है कि दिमागी ट्यूमर ख़तरनाक होता है। तुम्हारे जो मसाइल हैं, जैसे मुसलसल सर दर्द, सुबह के वक्त दबाव, चीज़ें भूल जाना, अचानक चक्कर आना या नज़र धुंधलाना, ये सब उसी की अलामत है। लेकिन चूँकि ये दूसरा मरहला है, हमारे पास वक्त है, हम इलाज शुरू करेंगे। तुम्हें ऐसी अदवियात दी जाएंगी जो दिमाग के दबाव और दर्द को काबू में रखेंगे। साथ ही मुसलसल स्कैन और मुआयना होगा। अगर अद्वियात काफ़ी ना रहीं तो हमें सर्जरी करनी होगी। खिज़रान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाप को देखा। बीमारी का सुनकर अपने लिए दिल में इतनी तकलीफ़ नहीं काफ़ी थी जितनी अपनी माँ, बहन और भाई के लिए जाग उठी थी। खासकर पैमान, जो उसे सिर्फ 1 साल छोटी होने की वजह से उसकी जान जीती थी, जो उसके बगैर एक पल भी ना रहती थी। बाबा, अगर इलाज के बाद भी मैं ठीक ना हुई तो? अगर मैं चली गई तो आप? ज़ुल्फ़ाम आलमगीर का वजूद हिलकर रह गया। उसकी आंखों के कोने भीग गए, मगर उसने बेटी को अपने करीब खींचा। खिज़रान, ऐसी बात कभी ज़बान पर मत लाना। तुम मेरी जान से प्यारी बच्ची हो, मेरे घर की रौनक, मेरी पहली औलाद हो। बहुत बहादुर है मेरी बच्ची, हमेशा हर तरह के हालात का मुकाबला किया है, तो इसका भी मुकाबला कर लोगी।
खिजरान हिचकियों से रो पड़ी। बाबा मैं थक गई हूँ, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। एक मरतबा तो इतनी अचानक इतनी बड़ी खबर सुनकर उसका भी हौसला टूट सा गया था, तभी टूट कर बिखर रही थी। मेरी बच्ची, मेरी आंखों के नूर, सुनो ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान है। तुम मजबूत रहोगी तो मैं 1000 जंगें लड़ लूँगा। मैं दुनिया के हर नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश करूँगा, हर इलाज करवाऊँगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हें सलामत देखूँगा। ज़रग़ाम आलमगीर ने उसके आंसू साफ करते हुए उसे यकीन दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा। ज़रग़ाम साहब, आपकी ताकत ही खिज़रान की ताकत है। बीमारी से ज़्यादा उसका खौफ इंसान को तोड़ देता है। आप अपनी बेटी के लिए यूं ही मजबूत सहारा बने रहेंगे तो इलाज भी बेखौफी से मुमकिन हो पाएगा। बाकी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ज़रग़ाम ने खिज़रान को अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों देर तक यूं ही बैठे रहे। खिज़रान की हिचकियाँ ज़रग़ाम के दिल को छींच रही थी, मगर वो अपनी बेटी के माथे पर हाथ रखे मुसलसल सरगोशी कर रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें खिज़रान, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, तुम्हारा बाबा है तुम्हारे पास। बाहर शाम ढल चुकी थी। अस्पताल की खिड़की से हल्की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी, मगर कमरे में आंसुओं और डर की नमी गालिब थी। दिलों पर भारी बोझ के साथ उम्मीद की एक मध्यम सी किरण अभी बाकी थी। ज़रग़ाम आलमगीर खिज़रान और फजल बख्श के साथ बोझल दिल लिए वापस आया था। हॉस्पिटल पहुंचे तो खिज़रान चूम कर अपने बाबा की जानिब मुतवज्जह हुई। आज वह दोबारा चेकअप के लिए आए थे। तफसीली चेकअप के बाद डॉक्टर ने मेडिसिन में रद्द-बदल करके दवाओं का पिलंदा उसके साथ बांध दिया। वो सब खाला समीना से लाड उठवा कर दोपहर का खाना ठूंस कर अब एक ही कमरे में नशइयों की तरह इधर उधर लड़की हुई थी। जब कोई दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो सब गड़बड़ा कर अलर्ट हुई, लेकिन दरवाजे में खिज़रान आपी को देखकर सब ने मुंह बसोड़े। ये क्या तरीका है, यूँ मुर्दों की तरह यहाँ क्यों पड़ी हो? उठो सब, खाला समीना के साथ काम में हाथ बटाओ और शाम को मेहंदी का फंक्शन है, उठकर तैयारी करो। खाला ने कहा है दुल्हन वालों की तरफ मेहंदी लेकर जानी है, जिसमें हम शामिल होंगे। फिर उन्होंने आकर लड़कों की मेहंदी के लिए हाल में जाना है, इसीलिए दुल्हन वालों की तरफ टाइम से जाना पड़ेगा। खिज़रान ने आकर हिस्बे मामूल उन सबकी क्लास ले डाली। कह तो वो ठीक रही थी। फिर सब ने थोड़ा सा मज़ीद आराम करके शाम के फंक्शन की तैयारी शुरू कर दी। पूरे घर में अफरा तफरी का आलम था। दुल्हन वाले जो शहर के पोश तरीन इलाके में रहते थे, बहुत ऊंचा ख़ानदान था, क्योंकि ये जुनैद की पसंद की शादी थी। समीना खाला की शौहर भी मशहूर बिजनेस टाइकून थे, लेकिन फिर भी दुल्हन वालों से हैसियत में थोड़े कम ही थे। इसलिए एलिट क्लास के दुल्हन वालों के ख़ानदान को यही तवक्को थी कि इधर से उन्हें गांव के पेंडू लोगों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके मुतज़ाद समीना खाला के बेटियों सनम, सोनिया और खिज़रान समेत वो सब मुल्क में तेज़ी से शोहरत और अरूज पाने वाले ब्रांड नीली परी के मुख्तलिफ रंगों के लहंगों में, मसनूई फूलों के ज़ेवरात, हल्के मेकअप और ताज़ा फूलों के गजरों में वो आसमान से उतरी परियां ही लग रही थी। समीना खाला, उनके ससुराली रिश्तेदार और वो सब तैयार थे। सिर्फ जुनैद भाई ने तैयार होकर आना था। जब वो शर्मीली सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सबके दरमियान आए तो वो लोग पूरी शान और शौकत से मेहंदी लेकर निकले थे। दुल्हन वालों ने मेहंदी का शानदार इस्तकबाल किया था। वो लोग ख़वातीन की कदरे दरमियान में हाथों में थाल लिए सनम और सोनिया के साथ थी। हाउस सोसाइटी में बने बंगले के गेट से अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर वो लोग अजीब तरह से खफत का शिकार हुई थी। नीम बरहना सी वो ख़वातीन, हाफ स्लीव और बरहना कमर के साथ वो लड़कियाँ पाकिस्तानी सकाफ़त और तहज़ीब और रवायात की अक्कासी बिल्कुल नहीं कर रही थी। बहरहाल उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं था। थोड़ी देर का फंक्शन अटेंड करके वापस चले जाना था। सो वो लोग अंदर आए। तवील और इस लॉन में गोल सोफ़े लगाए गए थे। बड़ी का ग्रुप सनम और सोनिया के हमरा वो लोग एक सोफ़े की जानिब बढ़ी। ये देखो, ये तो नीली परी ब्रांड का वो आउटफिट है ना जिनका ऑडिशन अभी लॉन्च भी नहीं हुआ। प्री बुकिंग चल रही है। वहाँ मौजूद कई लड़कियों और ख़वातीन के मुंह खुले के खुले रह गए। वो लोग एक ही जगह पर बैठ चुकी थी। बहुत ही शानदार किस्म की तकरीब थी। मेहंदी की रस्म अदा की जा चुकी थी। तकरीब में मुल्क की सियासी और फिल्मी दुनिया की अहम शख्सियात ने भी शिरकत कर रखी थी। बुफर के निज़ाम चल रहा था, सो सब खाना खा चुके थे। अब दुल्हन वाले की पुरजोर फरमाइश पर मुल्क के माया नाज रॉक स्टार यहाँ थोड़ी सी परफॉर्मेंस देने के लिए रुके थे। उनकी यूनिवर्सिटी फ़ेलो की शादी थी। हया उनके ग्रुप का एक ख़ास हिस्सा थी और घर वालों और दुनिया दिखावे की खातिर वो उसकी शादी में शिरकत करके थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देने वाला था।
खुद पर कोई बर्डन ना आए इसलिए शाहजल ने अपने दोस्तों को आगे कर रखा था। बहुत जलील थे जो ऐन काम महफिल के अपने वक्त अरूज पर थी। दुबई मेहंदी किसी के लिए कॉन्सर्ट इतना के सिलसिले में तामझाम गए उन हुए सब थे की तो तो समझ से शाहजल बाहर था। सुल्तान भी अपने नाम वो का सब एक एक ही था। टेबल पर बैठे उन्हें थे। दुबई से ही बहुत चला बड़े से भेजा स्टेज था पर जिस सिंगर पर गला वो उसकी फाड़ दरगत फाड़ कर बात में गाने बनाने का मसरूफ अज़म था। किए बैठे थे। दरवाजे को कुंडी ला दो, कोई न बच के जाने पाए। बेटा, जैसे तू बेसुरा गा रहा है, तेरा तो कहना बनता है कि दरवाजे को कुंडी ला दो, कोई भी नहीं बचे। अनमने कहकर दांतों तले लब दबाया और कानों में उंगलियां ठूंस ली। हिस्बे मामूल सबकी दरगत बनाने को अनमा के कान खड़े हुए थे। पेमान ने बेबसी से नशा को देखा क्योंकि अनमा का बेवक्त का बम्पो जल्द बजने वाला था। हुआ भी यही। जब सिंगर ने गाया, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। ए परी, ये सिंगर ने ऐलान किया कि जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंसें चराए, तो ये मर्द हजरात अपनी बेक मात को लेकर खाने के टेबल्स पर क्यों जा रहे हैं? वो मशकूक निगाहों से इन औरतों को देखने लगी जैसे उनके सींग निकल आए हों। परी, चुप कराओ इसे, खिजरान आपी ने दांत पीस कर कहा, जबकि सनम और सोनिया के हंस हंस कर पेट में बल पड़ चुके थे। काश वो मुक्का बोलती और अनमा की कमर पर बच कर उसकी कमर सेक देता। जोनिया भी इन खवातीन को मशकूक निगाहों से देखने लगी, मगर अब स्टेज पर एक और भारी भरकम सा मगर बदकिस्मत सिंगर आ चुका था। बदकिस्मत पैमान के ख्याल में, क्योंकि अब अनु की निगाह शौक इस बेचारे मस्कीन पर थी। तो लड़की ब्यूटीफुल कर गई जल्द। सिंगर लहक लहकर डांस कर करके अपनी सेहत से धरती बदली करने में मसरूफ था। आपकी बार सोने के दिमाग में कीड़ा कल बुलाया था। तू लड़की ब्यूटीफुल कर गई बुल, उसने कहा तो एक हंसी का फवारा छूटा था। परी ने पास बैठी जोनिया को घूरा। अरे क्या यार, जितनी इसकी सेहत है इसको तो लगता है इसकी दोस्त ने बुल ही बना दिया, तो उसे बुल ही बोलना चाहिए ना। ही वह सब फिर पेट पकड़ कर हंस पड़ी। और वो जो उनसे पिछले टेबल पर ही मास्क लगाए बैठा था अपने दोस्तों की इस हरकत पर उस पर गशी पड़ने वाली हो गई थी। आधी दुनिया पागल थी इन तीनों के पीछे। वो फिल्म इंडस्ट्री में उसके बेहतरीन दोस्त थे। कितने मिनटों तरलों के बाद उन्हें लाहौर बुलाया था और ये शाहजल अल्तमश सुल्तान ने पीछे मुड़कर इन नाजुक हसीनाओं को खूनख्वार नज़रों से देखा। जो डिम लाइट्स में उसे अच्छी तरह नज़र तो नहीं आ रही थी, मगर टेबल करीब होने की वजह से उनकी बेहुदा कमेंट्स ज़रूर सुनाई दे रहे थे। जब उसके दोस्त ने उसका नाम लेकर अनाउंसमेंट की थी, शाहजल अल्तमश सुल्तान को अबकाई सी आई, ये सोच कर कि अब उसकी ज़ात पर कैसे कमेंट्स पास होंगे। आज पहले ही मरतबा स्टेज की जानिब जाते उसे झरझरी आई थी, लेकिन फिर वो सर झटकते स्टेज तक आया था। इतने बेहुदा और वाहियात कमेंट सुनने के बाद उसने कोई रॉक या रेप वाला गाना गाने से कम अज कम आज के दिन तो तौबा की थी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, ज़रा दिल किसी से लगा कर तो देखो। फिजा में उसकी भारी गंभीर इंतहाई सुरीली आवाज़ गूंजती माहौल पर सहरदारी कर गई थी। पैमान, जिसकी स्टेज की जानिब पुश्त थी, अल्लाह जाने क्यों अपनी जगह पर स्टिक सी हुई थी। उसे लगा उसने ये आवाज़ कहीं सुनी है, कहाँ याद ना आया। दिमाग पर जोर दिया लेकिन कुछ समझ ना आया, तो उसने हल्की सी पुश्त मोड़कर उस गाना गाने वाले को देखना चाहा, मगर स्टेज के इर्द गिर्द लड़कियां जिथों की सूरत बिखरी हुई थी। परी ने सर झटका। हिजरान, जिसके यहाँ आते वक्त तो सर में हिलका डर था, मगर अब वो डर शिद्दत अख्तियार कर गया था। अपनी कम परी सहलाती वो चुपके से वहाँ से उठी थी। हिल्की पैरेट कोटी वाले लहंगे में उसकी शफाफ रंगत चांदी की तरह दमक रही थी। वो सर सहलाती उस तरफ आई जहाँ लाइव कुकिंग करते बड़े होटल्स के माहिर शेफ बारबेक्यू कर रहे थे। उनके पीछे एक ग्रीन हाउस नज़र आ रहा था। वो अपना सर दबाती इस जगह को निजात दहिंदा समझती उस ग्रीन हाउस की जानिब चली आई, जिसकी ज़ीरो पावर की नाकाफ़ी रोशनी में वो तेज़ी से अपना पर्स खोलने लगी। बाजिल सुल्तान दुनिया जहां की बेजारगी अपने खूबरू चेहरे बरदारी किए, सर पर कैप और मुंह पर मास्क लगाए, दुनिया की भीड़ भाड़ अपने फैंस के जत्थों से तंग आकर यहाँ ग्रीन हाउस में कतरे अंधेरे वाली जगह पर बैठ गया था। लेकिन फिर वो बुरी तरह चौंका था। वो एक नाजुक और कोमल सा वजूद था जो उसके दाएं तरफ से ग्रीन हाउस में दाखिल हुआ था, लेकिन उस लड़की की उसकी जानिब पुश्त थी। जीरो पावर की रोशनी में भी वो अच्छे से देख चुका था कि वो दोनों हाथों से अपना सर बुरी तरह मसल रही है। बादल को अपनी तरह इस नाजुक सी जान पर तरस आया। उसकी तरह कई और लोग भी होते होंगे जो इस शोर शराबे से उसकी तरह ही शदीद खौफशुदा होते होंगे। लेकिन फिर उसने देखा उस लड़की ने अपने बैग से कुछ निकालने की कोशिश की थी। खिजरा ने ग्रीन हाउस दाखिल होकर गहरे सांस लिए, अपने पर्स से दवा निकाली और पानी की छोटी बोतल। लेकिन ये क्या, दवा का हरा पत्ता ज़मीन पर गिर गया और यूं जैसे अंधेरे में गुम ही हो गया। वो परेशानी से उसे इधर उधर देखने लगी, जबकि बाजिल को इस बेवकूफ़ अहमक लड़की की अकल पर अफसोस हुआ। मोबाइल का टॉर्च क्यों नहीं जला लेती आप?
اس نے آہستگی سے کہا تو خضران اچھا خاصا خوف زدہ ہوتے اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ کون ہے؟ خضران نے اپنے خوف پر قابو پاتے باروب لہجے میں پوچھا۔ ڈرے مت، میں بازل سلطان ہوں۔ میں بھی خود شور و شرابے سے تنگ آ کر ادھر بیٹھ گیا۔ آپ موبائل کا ٹارچ چلا لیں۔ اس نے ایک قدم آگے آتے اس کو مفید مشورہ دیا، لیکن پھر بہت بری طرح ٹھٹک کر رکا۔